हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। दोस्तों, जैसा कि SSC GD का एग्ज़ाम 4 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, उसी क्रम में GS का लेवल थोड़ा सा टफ पूछा जा रहा है। उसके लिए क्लासेस चलाई जा रही हैं, तो इनका हम कम समय में इस क्लास का रिवीजन करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर है 2 हमारा रहने वाला है। आप क्लास में अंत तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार वेट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। पहला प्रश्न, मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? तो मुंडारी नृत्य का संबंध है आपका झारखंड से। मुंडारी नृत्य कहाँ का है? झारखंड का है। चिराव नृत्य आपका मिजोरम का है। चिराव नृत्य को हम क्या कहते हैं? बांस नृत्य कहते हैं। यह आपका मिजोरम का होने वाला है। इसके बाद बात करें हम कर्नाटक का, यक्षगान बहुत इम्पोर्टेंट है। और कम्बाला भैंसा दौड़ भी कहाँ की है? कर्नाटक की होने वाली है। मुखौटा नृत्य, यहाँ पर तापू नृत्य भी आप याद रखेंगे, जो एक युद्ध नृत्य है, यह आपका अरुणाचल प्रदेश का है। मुंडा जनजाति द्वारा मुंडारी नृत्य झारखंड में फसल के समय आयोजित किया जाता है। इसके बाद बात करें हम सपेरा समुदाय के द्वारा कालबेलिया नृत्य आयोजित किया जाता है। यह आपका कालबेलिया नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का है। और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह बन जाता है कि यूनेस्को की अमूर्त सूची में कालबेलिया को कब शामिल किया गया? तो सन 2010 में कालबेलिया को यूनेस्को की अमूर्त सूची में स्थान मिलता है। और 2010 में ही केरल का एक नाटक है मुदियट्टू को शामिल किया गया। और 2010 में ही छऊ को भी, जो भारत का सेमी क्लासिकल डांस है, अर्ध शास्त्रीय नृत्य है, इसको भी शामिल किया गया। तो केरल का मुदियट्टी नाटक को भी 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सूची में स्थान मिलता है। और छऊ को भी 2010 में और कालबेलिया नृत्य को भी 2010 में शामिल किया जाता है। भील समुदाय द्वारा भगोरी नृत्य MP में किया जाता है। संथाल समुदाय द्वारा संथाली नृत्य, यह आपका वेस्ट बंगाल और झारखंड में किया जाता है। तो क्वेश्चन है, मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? तो वो झारखंड से है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम शैली के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक थी? तो इसमें से आपको बताना है कि भरतनाट्यम से संबंध किसका है। तो टी बाला सरस्वती का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। निर्मला मेहता का संबंध किससे है? मणिपुरी से है। और यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे झावेरी बहनों के बारे में। झावेरी बहनों का संबंध किससे है? मणिपुरी नृत्य से है। झावेरी बहनों का संबंध किससे है? मणिपुरी नृत्य से है। झावेरी बहनों का नाम इंपॉर्टेंट बन जाता है दर्शना, नयना, रंजना, सुवर्णा, यह झावेरी बहनों का नाम है। बिजायनी सतपति, इसका संबंध उड़ीसी से है। कुमुदनी लखिया का संबंध कथक से है। कथक कहाँ का है? यह उत्तर प्रदेश का है। इसके बाद भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है। यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराभाई, इनका संबंध भी आपका भरतनाट्यम से है। तो टी बाला सरस्वती का संबंध किससे है? भरतनाट्यम। एन राजम कौन संगीत वाद्यंत्र के वादक हैं? तो एन राजम का संबंध है वायलिन से। एन राजम का संबंध किससे है? वायलिन से है। रागनी शंकर कला रामनाथ का संबंध भी आपका किससे है? वायलिन से है। पंडित शिव कुमार शर्मा, और यहाँ पर एक नाम और इम्पोर्टेंट है, भजन सोपारी। भजन सोपोरी, भजन सोपोरी के साथ में आप रुस्तम सोपारी का नाम भी याद रखेंगे। सतीश व्यास, इन सभी का संबंध संतूर से होने वाला है। अमित दत्ता, बैजूब जन, इनका संबंध किससे है? गिटार से है। सितार से पंडित रविशंकर और उस्ताद शाहिद परवेज खान, इस सभी का संबंध आपका सितार से होने वाला। तो क्वेश्चन पूछा था एन राजम कौन संगीत वाद्यंत्र के वादक हैं? तो एन राजम का संबंध है वायलिन से। यहीं पर बात करेंगे रागनी शंकर कला रामनाथ का संबंध भी वायलिन से होने वाला है। रविशंकर, उस्ताद शाहिद, परवेज खान, इन सभी का संबंध सितार से है। अगला प्रश्न,
एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था? तो इंडिया ने एशियाई खेलों की मेजबानी की थी सर्वप्रथम 1951 में। यदि हम बात करें 1982 में भी मेजबानी कौन करता है, तो भारत के द्वारा ही यह मेजबानी की जाती है। एशियाई खेलों का आयोजन जो 1951 में भारत में हुआ था, पूछे भारत में कहाँ हुआ था, तो वो दिल्ली में हुआ था। 20वां एशियाई खेल आपका कहाँ होगा? नगोया जापान में होगा। एशियाई खेलों का मुख्यालय कुवैत में है। हर 4 साल में एशियाई खेलों का आयोजन किया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक थे। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक कहा जाता है। इसके बाद बात करें बंगाल विभाजन से संबंध कर्जन का है। बंगाल विभाजन संबंध किसका है? कर्जन का है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। सार्क की स्थापना कब होती है? तो 8 दिसंबर 1985 में सार्क की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय ढाका, जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है, वहां पर है। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। इसका मुख्यालय कहां पर है? काठमांडू नेपाल में है। सदस्य देश इसके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, भारत, श्रीलंका और मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश, यह इसके सदस्य देश हैं। पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था, ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। निम्नलिखित में से उसका वंश कौन सा था? तो शुंग वंश था। पुष्यमित्र शुंग ने किसकी स्थापना की? शुंग वंश की देवभूति की हत्या की थी। देवभूति की हत्या की थी। देवभूति हत्या वासुदेव ने की थी और वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। यह देवभूति कौन है? तो यह शुंग वंश का अंतिम शासक था, देवभूति। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग करता है और अंतिम शासक जो देवभूति था शुंग वंश का, उसकी हत्या वासुदेव ने कर दी और किस वंश की स्थापना की? कण्व वंश की स्थापना करता है। और अंतिम शासक कण्व वंश का सुशर्मा था, इसकी हत्या सुमुख ने की और सुमुख सातवाहन वंश की स्थापना करता है। चिदी करते हैं चेदी वंश की स्थापना, इनका संबंध यादव वंश से है। निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? तो सती प्रथा पर बैन लगाया था 1800 विलियम बेंटिंग के द्वारा। और कब लगाया गया था? 1829 में। 1829 में राजा राममोहन राय और विलियम बेंटिंग के सुधारों द्वारा जो एक समाज में बहुत बुरी कुप्रथा सती प्रथा थी, उसे रोका गया था। बंगाल का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग कब से कब तक रहा? तो 1828 से 1833 तक रहा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1833 से 1835 के तौर पर विलियम बेंटिंग ही था। विलियम बेंटिंग 1835 में अंग्रेज शिक्षा लागू की सिफारिश थी मैकाले की 1833 के द्वारा। निम्नलिखित में से किस नेता ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो सरदार वल्लभ भाई ने 1928 में बारदोली, गुजरात से यह बारदोली सत्याग्रह शुरू हुआ था। प्रथम भारतीय स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस थे टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक। इसके बाद अभिनव भारत संगठन विनायक दामोदर सावरकर का नाम होता है, 1904 में इसकी स्थापना करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए? तो अनुच्छेद 49 यह देता है कि राज्य को कलात्मक ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक स्थान की रक्षा करनी चाहिए। यह आपके नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। आर्टिकल 36 से 51 तक की बात करें तो नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है और यह भाग 4 में संविधान के रखे गए हैं। और हमने किस देश के संविधान से लिए? तो आयरलैंड के संविधान से। यहाँ पर हमने 12 सदस्यों का मनोनयन भी कहाँ से लिया? आयरलैंड के संविधान से ही लिया है। और आयरलैंड ने कहाँ से लिया था? स्पेन से लिया था। सामान्य और आर्थिक रूप से पिछले लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता आर्टिकल 39 में। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण मतलब अलगाव है। 48 में पर्यावरण एवं वन और वन्य जीवों का संरक्षण है। एक भारतीय राज्य का राज्यपाल अपने कार्य में प्रवेश करने, अपना पदभार ग्रहण करने के समक्ष शपथ या उससे पहले प्रतिज्ञा लेता है। तो राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने यह प्रतिज्ञा लेता है।
हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाना आर्टिकल 159 में है। भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी इसके पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में 16वां वित्त आयोग चल रहा है, इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया साहब हैं। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग की चर्चा है। प्रत्येक 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 1951 में केसी नियोगी भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग फलों का उगाने के लिए किया जाता है? पोमी कल्चर का संबंध फलों के उगाने से, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है, ऑर्बोरिकल्चर सजावटी पौधों से संबंधित है, सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी दर्ज की गई? तो 65.46 यह महिला साक्षरता दर थी। सबसे ज्यादा हम बात करें तो भारत का सबसे ज्यादा साक्षर जिला कौन सा था? जिले की बात करें तो आपका था शेरशिप जिला। शेरशिप जिला सबसे ज्यादा साक्षरता जो कि मिजोरम का था। इसके बाद बात करें पुरुष साक्षरता कितनी थी? तो 82.14%, महिला 65.46%, ओवरऑल मेल फीमेल को मिलाकर 74.0% यह साक्षरता थी भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार। सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल की 94%, सबसे कम बिहार की 61.80% के लमसम। सबसे ज़्यादा यूट्यूब में लक्षद्वीप की और सबसे कम दादरा नगर हवेली की। सफ़ेद कोय पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा खालिस्तान में स्थित है, तो ये पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में स्थित है। भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथमा बैंक का मुख्यालय किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में। 1975 में इसकी स्थापना होती है। प्रथमा बैंक सर्व यूपी ग्रामीण बैंक अप्रैल 2019 में मर्ज किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ आत्महत्या को प्रमुख योजना उद्देश्यों के रूप में घोषित किया गया था? तो यह किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में, जिसका कार्यकाल 1974 से 78 था। इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ आत्महत्या को प्रमुख योजना किस उद्देश्य में, किस योजना का उद्देश्य था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इसका कार्यकाल 74 से 78 तक था, 1974 से 78 तक। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना ऐसी है जो अपने समय से पहले समाप्त हो गई थी? तो वह 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक यह समय से पहले ही समाप्त कर दी गई थी। और गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। पंचवर्षीय योजना का प्रावधान हमने कहां से लिया है? तो रूस के संविधान से लिया है। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56 है। दूसरी का कहाँ है? तो 56 से 61 है। 56 से 61 तक दूसरी चलती है। पहली चलती है 51 से 56, दूसरी 56 से 61। तीसरी कब से कब तक है? तो 61 से 66 है। तीसरी के बाद पहला योजना अवकाश आता है। पहली बार योजना तीसरी के बाद यहाँ पर बंद की जाती है। अवकाश दिया जाता है 69 से 74 तक, क्योंकि इसके बाद सरकार वार्षिक योजनाएं बनाती है। वार्षिक योजनाएं बनाती है। कैपिलरी फील्ड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? तो L.E. वाटरमैन ने। डेविड ह्यूजेस कार्बन माइक्रोफोन का आविष्कार। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल। 1901 में इन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके कहलाती है तो डिम्बोसर्जन। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके वह क्या कहलाती है? इसमें आपको होमवर्क मतलब SW है आपका, तो आपको SW ही रहने दो, आप कमेंट में बताना इसका आंसर। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।